हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी या फिर बाइंडिंग ऑफ अ कंपनी इज द सेम थिंग। बाइंडिंग अप या लिक्विडेशन दोनों ही लीगल टर्म है। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है? बाइंडिंग अप या लिक्विडेशन मीन्स किसी कंपनी को एंड करना, एंड इन द सेंस कि कंपनी की वर्किंग अब बंद होने वाली है। एज यू नो, कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन and it is created by law. So when a thing is created by law, how can it be dissolved, or how can it be dissolved without the law? So when there is a question of dissolving, or when there is a question of liquidation of the company, that liquidation must be with the help of law. or you can say, अगर एक कंपनी बनी लॉ के द्वारा हुई है तो उसको जब हमने एंड भी करना है, या उसको आप कह सकते हो कि जो चीज़ लॉ से बनी है उसको ख़त्म भी हम कैसे कर सकते हैं? सिर्फ लॉ के साथ ही ख़त्म कर सकते हैं। सो देयर इज अ सेट रूल्स, सेट रेगुलेशंस फॉर डिसॉल्विंग द कंपनी। अब जो वो रूल्स हैं, जो वो प्रोसेस है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लिक्विडेशन। अब हम इसके जो नॉर्मल डेफिनेशन है, जो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में हम उसको कैसे साउंड कर सकते हैं? सी, अ प्रोसेस बाय विच कंपनी एग्जिस्टेंस इज ब्रॉट टू एन एंड। इट मीन्स द होल प्रोसेस थ्रू विच the existence of a company is come to an end. It means after completing of the process of liquidation, each and everything regarding the working of the company will come to an end. It means once you done with the process of liquidation, after the process of liquidation there will be no existence of any company. Clear? So what will be the step in this process? The first step will be appointment of liquidator, or you can say you are going to appoint the liquidator. Now the question is, who is liquidator? See, liquidator is a person who is going to take the responsibility for each and everything with respect to the liquidation. It means liquidation से regarding जो भी आपकी responsibility बनने वाली है, जो आपको काम करने हैं, उन सबको पूरा करने के लिए एक स्पेशल पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। अब वो जो पर्सन अपॉइंट आप करने वाले हो, उस पर्सन को हम लोग बोलते हैं लिक्विडेटर। अब लिक्विडेटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कैसे वो काम करेगा, या किस ढंग से वो अपनी पूरी एसेट्स या लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने वाला है, वो सारे काम, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर आप कह सकते हो कि एक कंपनी की वर्किंग को पूरी तरह से वाइंड अप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है लिक्विडेटर की। सो वेरी फर्स्ट थिंग व्हेन यू कम टू अ डिसीजन दैट यू आर गोइंग टू लिक्विडेट अ कंपनी, the very first thing you have to do, you have to appoint a person who will be act like a liquidator, or you can say the liquidator will be the person who are going to do all the work with respect to the liquidation process. Now once you appointed the liquidator, the second step will be selling of the assets. The person is appointed, the second step will be the selling of the your assets. See, अब आपने liquidator appoint कर लिया, the main thing जो कंपनी की एसेट्स हैं और जो लाइबिलिटीज हैं, अब उन दोनों को देखना है कि कितनी एसेट्स हैं, कितनी आपकी लाइबिलिटीज हैं, इन सबको आप कैसे आप अरेंज करने वाले हो। लिक्विडेटर एक जो पर्सन अपॉइंट है, उसकी वेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनने वाली कि जितनी भी कंपनी की एसेट्स है, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स है, करंट एसेट्स है, जितनी भी एसेट्स है, उन सबको सेल आउट करने की ट्राई करेगा। अब सेल आउट करने की ट्राई में क्या होगा कि कुछ एसेट्स है जो अपनी बुक वैल्यू के ऊपर रिलाइज हो सकती है, कुछ है कि वैल्यूज आपको हो सकता है एक्सपेक्टेड वैल्यू उनकी ज़्यादा मिल जाए, कुछ हो सकता है कि जिनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको कम मिल जाए। सो वेरी फर्स्ट थिंग एक लिक्विडेटर को क्या करना है कि जितनी भी कंपनी के एसेट्स है उन सबको सेल आउट कर रहा है, उनसे देखना है कि अब देखना, अब एज यू नो कि लिक्विडेशन में आप सारा का सारा काम एंड करने वाले हो। एंड करने के लिए आपको क्या करना है? सारी लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है। तो लाइबिलिटी को पे ऑफ करने से पहले आप फाइनेंस अरेंज कर रहे हो, क्योंकि पे ऑफ के लिए यू मस्ट बी रिक्वायर्ड द फंड्स। अब लिक्विडेशन है तो आप शेयर होल्डर से फंड्स नहीं मंगवा सकते हो, बट अब जितनी कंपनी की एसेट्स है उनको सभी को सेल आउट करने के बाद आप क्या करोगे? सभी फंड्स को कलेक्ट कर लोगे। सो फर्स्ट स्टेप व्हेन यू डन विद द सेलिंग ऑफ योर एसेट्स, नाउ द सेकंड स्टेप विल बी पेइंग ऑफ द लाइबिलिटी. As you know, in the second step, when you are acquiring the fund through the sale of the assets, the second step will be you are going to pay your all of the liability, and that will also be done by the liquidator, right? अब लिक्विडेटर के पास पहले पैसा उसने अरेंज किया, पैसा अरेंज करने के बाद जितनी भी लाइबिलिटीज थी उनको पे आउट किया। अब लाइबिलिटी को पे आउट करने का एक परमानेंट सीक्वेंस है। इट मीन्स कि लाइक कि पहले आपको सिक्योर्ड पेमेंट्स करनी है, उसके बाद आपको अनसिक्योर्ड पेमेंट्स करनी है, ठीक है, और उसके बाद अगर कुछ भी रहता है तो उसकी पेमेंट अकॉर्डिंगली एक सीक्वेंस में की जाएगी। इसको हम डिटेल में करेंगे जब हम इसका प्रोसीजर्स करेंगे। नेक्स्ट जो आपका स्टेप रहने वाला है वो है केस ऑफ डेफिशिएंसी। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केस ऑफ डेफिशिएंसी? सी,
in the case of liquidation you are going to sum up the working of your organization, working of your company. So it is not a condition कि अब आपने अगर सारी एसेट सेल कर दी तो उनसे उतना अमाउंट रिलाइज हो जाए जिनसे कि आप अपनी सारी की सारी लाइबिलिटी को मीट आउट कर पाओ. सो अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पे आपके पास लाइबिलिटीज ज़्यादा है बट आपके पास एसेट से जो अमाउंट रिलाइज है वो कम है, तो उस केस में क्या होगा? दिस इज द कंडीशन ऑफ डेफिशिएंसी. इट मीन्स लाइबिलिटीज ज़्यादा है बट आपके पास जो अमाउंट अवेलेबल है वो क्या है, वो कम अवेलेबल है. तो इस केस में क्या होगा? देखिए इस केस में आप क्या कर सकते हो कि आपका जो जो आप कह सकते हो कि जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर से आप पैसा मंगवा सकते हो बट टू द एक्सटेंट द अमाउंट ऑफ कॉल्स आर अनपेड. ऐसा नहीं है कि सपोज कीजिए कि आपके एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ थी, अब 10 रुपीज़ में से आपने 6 रुपीज़ ही कॉल्ड अप किए हुए हैं, तो स्टिल इस 10 में से 4 रुपीज़ जो है वो अनपेड है या फिर आप कह सकते हो कि अनकॉल्ड अप है. तो इन केस ऑफ लिक्विडेशन इफ देयर इज a requirement to call up this amount, you can call this amount from your shareholders. क्लियर? तो इन केस ऑफ डेफिशिएंसी आप क्या स्टेप लोगे कि अगर आपने के पास पैसा कम है तो आप अपने शेयर होल्डर से उस अमाउंट को मंगवा सकते हो. सिर्फ वही अमाउंट मंगवा सकते हो कि जो पैसा आपका अभी तक अनपेड है विद रिस्पेक्ट टू द शेयर होल्डर. क्लियर? इसके बाद अब सपोज आपने सभी के सभी जो लाइबिलिटीज थे उनको पे ऑफ कर दिया. अगर ऐसी सिचुएशन रहती है कि आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको पे ऑफ करने के बाद कुछ सरप्लस अमाउंट बचाता है. देखिए दोनों कंडीशन हो सकती है, डेफिशिएंसी की कंडीशन भी हो सकती है और सेकंड है तो सरप्लस का केस भी हो सकता है. अगर डेफिशिएंसी होगी तो आपने क्या करना है, आपने अपना जो अमाउंट है वो कहाँ से आप मंगवाओगे? शेयर होल्डर से मंगवाओगे. अब शेयर होल्डर को आप क्या टर्म करोगे या लिक्विडेशन के टाइम पर उनको हम किस नाम से बुलाएंगे वो हम अभी आगे थोड़ा डिटेल में करेंगे. अब देखिए इसके बाद जो अगर सरप्लस का केस है, सरप्लस के केस में क्या करना है आपने? इट मीन सरप्लस का मतलब है कि आपकी जो लाइबिलिटीज है उनको आपने पे कर दिया लेकिन उसके बाद भी आपके पास कुछ अमाउंट है जो अवेलेबल है. अब अमाउंट अवेलेबल होने का मतलब है कि जितने भी आपके अब ये अमाउंट वो अवेलेबल होना चाहिए जो सारी की सारी लाइबिलिटी को मीट आउट करने के बाद बचा होना चाहिए. इट मीन्स लिक्विडेशन की जितनी भी प्रोसेस थी उसको पूरा करने के बाद जितना भी आपका अमाउंट है या फिर आप कह सकते हो जितनी आउटसाइडर लाइबिलिटीज हैं उन सबको पे आउट करने के बाद आपके पास कुछ सरप्लस फंड बचे हैं. अब ये जो सरप्लस फंड है उसमें से जो लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन है वो पे आउट हो जानी चाहिए, अदर लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस है वो सभी पे आउट हो जानी चाहिए. इट मीन्स जितनी लाइबिलिटीज थी आउटसाइड लाइबिलिटीज आउटसाइड ऑब्लिगेशन थी उन सबको देने के बाद इफ एनी सरप्लस अमाउंट इज अवेलेबल टू यू, इस केस में आपको क्या करना है कि जो भी सरप्लस अमाउंट है आप वो डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किसमें? शेयर होल्डर्स में. लाइक डेफिशिएंसी के केस में जब उनसे हमने पैसा लिया है तो इन केस ऑफ सरप्लस वी आर गोइंग टू पे अमाउंट टू देम एज वेल. अब कितना प्रोपोर्शनेट होगा, किस ढंग से होगा, ये डिपेंड करता है कि एक शेयर होल्डर के पास क्या राइट्स हैं. प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है, दिस विल बी डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर, दिस विल बी डिपेंड्स अपॉन द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर. क्लियर? उसके बाद जो लास्ट स्टेप बचता है, अब देखिए कंपनी की जो एक वर्किंग है वो ओवरऑल हो चुकी है, एसेट्स हम सेल आउट कर चुके हैं, लाइबिलिटी को हम मीट आउट कर चुके हैं, बट द फाइनल स्टेप इज स्टिल रिमेनिंग. एज यू नो व्हेन वी क्रिएटेड द कंपनी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया था कि अपनी जो कंपनी का नाम था वो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड कराया था. तो जब हमने अपना सारा का सारा काम वाइंड अप कर लिया तो ये जो लास्ट स्टेप बचता है ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लिक्विडेटर की. आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन जो फाइनल स्टेप बनता है वो ये बनता है कि इस पूरी प्रोसेस की जो रिपोर्टिंग है वो रजिस्ट्रार को की जाए सो दैट रजिस्ट्रार कैन रिमूव द नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द रजिस्ट्रार. तो जब तक वहाँ से आपका नेम रिमूव नहीं होता तब तक आपकी जो कंपनी की जो लिक्विडेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी. क्लियर? सो लास्ट स्टेप विल बी द रिमूविंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी बाय द रजिस्ट्रार. Till this point is not complete, the process of the liquidation will be not completed. Clear? So these are the steps in the process of winding up or in the process of liquidation. Now what will be the impact of the liquidation? Very first impact, working of the company will come to an end. This is the main purpose कि हम लोग पूरा liquidation की process कर ही क्यों रहे हैं कि हमारे पास जो भी वर्किंग है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी. अब ये पॉइंट जो हमने पहले डिस्कस किया था कि शेयर होल्डर को हम क्या बुलाएंगे. नाउ शेयर होल्डर विल नॉट बी टर्म्ड एज द शेयर होल्डर. रीजन बीइंग शेयर होल्डर आप तब तक उसको बोल सकते हो जब तक एक कंपनी रनिंग में है, जब तक वो उस कंपनी के मेंबर्स हैं.
But once you have decided to liquidate your company, once you have decided to wind up your company, now they will be termed as the contributors. Contributors means कि अब वो आपकी कंपनी में contribute तो करेंगे. It means they can contribute to something in case of deficiency, or they are going to you can say they are going to take part in the surplus, but they will not be termed as the shareholder. They will be termed as contributors, and this will comes under the section 428 of Companies Act. The next step is next impact will be powers of the board of director will be seized. It means जो power आपके इससे पहले जितने भी decisions थे वो सारे के सारे board of directors collectively लेते रहते हैं. But once you decided to dissolve your company, once you decided to liquidate your company, all the powers related to liquidation will comes to in the hands of liquidator, or in case of it is by the court, that will be decided by the court only. But all the powers of board of director will be seized. They are not in a position to take any further decision with respect to the company. And the last one, as you know, company is artificial person created by law in the eyes of law. But once you done with this process, there will be no artificial person in the eyes of law. It means अगर आपने पूरी प्रोसेस अपनी कंप्लीट कर ली है, तो उसके बाद जो कंपनी है वो कानूनन रूप से वो खत्म हो जाएगी. देयर विल बी नो आर्टिफिशियल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ. दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी.